वक्त हो गया है विकीपी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार अब तय है। भाजपा और संघ के साथ हुई बैठक में योगी के मंत्रिमंडल विस्तार और नामों को शामिल करने को हरी झंडी मिल गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के इस विस्तार को अहम माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद की जाएगी। ये योगी सरकार कैबिनेट का तीसरा विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि संघ ने भाजपा को सलाह दी है कि मौजूदा कैबिनेट से कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इससे फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई ने यह सलाह मान ली है। रविवार को संघ की अनुषंगिक संगठनों की बैठक के बाद सीएम स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के साथ बैठे थे। उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बनी। बैठक से लौटने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ मंथन किया। कुछ नामों पर चर्चा भी की गई। यूपी संगठन ने संभावित 10 नामों की सूची तैयार करके सोमवार को दिल्ली में जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक की। सूची में से 5-7 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी एक बैठक होनी है। छांटे गए नाम पर उनसे भी राय ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि संघ की राय के बाद बीजेपी ने अपनी जो सूची तैयार की है उसमें जातीय गणित पर विशेष ध्यान दिया है। मौजूदा समय यूपी कैबिनेट के सीएम के अलावा 22 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री यानी कुल 53 लोग हैं। कैबिनेट में 60 लोग शामिल हो सकते हैं। इस वजह से अधिकतम 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। नए मंत्रियों को शामिल करते वक्त यह देखा जाएगा कि कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बना रहे। कैबिनेट में दलित, पिछड़ा वर्ग के साथ ब्राह्मणों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। सोमवार को दिल्ली में नामित एमएलसी के नामों पर भी मंथन हुआ। सहयोगी दलों को भी साधने पर विचार होगा। इनमें निषाद पार्टी का नाम आगे है। अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव के बीच रूस ने अपनी तीसरी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। जिरकॉन एक एंटीशिप मिसाइल है। इस सफल परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसे अगले साल तक सक्रिय कर दिया जाएगा। इस मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका भड़क उठा है और कहा है कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका के पास अभी कोई भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। वर्ष 2018 में पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अपनी मध्यम दूरी की मिसाइलों को यूरोप में तैनात किया तो वह अपने युद्धक जहाज़ों और सबमरीन को जिरकॉन मिसाइल से लैस कर देंगे। माना जाता है कि ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। पश्चिमी विश्लेषक रूस की इस ताकत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर और असॉल्ट शिप है और रूस ऐसी घातक मिसाइलें बनाकर अमेरिका की शक्ति को एक तरह से ललकारता रहा है। ताज़ा वीडियो में रूस की ओर से दिखाया है एक बहुत तेज मिसाइल रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव से निकल रही है। मिसाइल ने दागे जाने के मात्र 2.5 मिनट के अंदर अपने लक्ष्य को तबाह कर दिया। रूस की योजना अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की है, ताकि वे किसी भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को तबाह कर सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में कहा था कि ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इससे पहले भी एडमिरल गोर्शकोव से ही 3 बार जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण व्हाइट सी में किया गया है और बैरेंट सी के तट पर एक ज़मीनी टारगेट को तबाह किया गया। उसने कहा कि ये मिसाइल ध्वनि की 7 गुना रफ्तार या मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। बिहार की राजनीति में लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी 2 अटकलों ने हलचल मचा दी है। पहली अटकल ये कि तेजस्वी यादव अब लालू की जगह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दूसरी अटकल इससे कुछ ज्यादा ही खास है। चर्चा तेज है कि तेज प्रताप यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। साफ है कि बिहार की राजनीति को नई दिशा मिलने जा रही है। इससे अन्य दलों में भी बेचैनी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शैली से कोई नावाकिफ नहीं। लालू के राजद में इस फेरबदल को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा।
5 जुलाई को जब आरजेडी की स्थापना की रजत जयंती मनाई जा रही थी, तब मंच से ही तेज प्रताप ने कहा था कि तेजस्वी यादव को तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो हमेशा पार्टी कार्यालय आता रहता हूँ। तेजस्वी यादव तो देश दुनिया में व्यस्त रहते हैं, जब वह दिल्ली चले जाते हैं तो मैं यहाँ आकर मोर्चा संभालता हूँ। उनके इस बयान को लोग सामान्य मानकर चल रहे थे, लेकिन उसका अर्थ अब सामने आ रहा है। वे तब वास्तव में यह कहना चाह रहे थे कि देश की राजनीति को तेजस्वी बतौर आरजेडी अध्यक्ष संभालेंगे और बिहार की राजनीति बतौर प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप अर्थात मैं संभालूंगा। लालू यादव की तबीयत खराब चल रही है और पत्नी की तरह बेटों को राजनीतिक विरासत सौंपकर निश्चित होना चाहते हैं, लिहाजा वह कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे लालू यादव चाहते हैं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पद पर रहते हुए ही तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी के लिए तेजस्वी यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उससे लालू यादव खुश है और चाहते हैं कि पार्टी के बड़े फैसले अब तेजस्वी यादव ले और वे संरक्षक की भूमिका में रहे। इसी बीच 9 जुलाई को तब हड़कंप मच गया जब जगदानंद सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी। हालांकि लालू यादव ने जगदानंद सिंह को मना लिया और आरजेडी ने उनके इस्तीफे को अफवाह करार दे दिया। तब तक जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की ना तो पुष्टि की थी, न ही अफवाह को खारिज किया था। असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉपुलेशन आर्मी यानी जनसंख्या सेना भेजी जाएगी। ये आर्मी मुस्लिम महिलाओं के बीच कर्म निरोधक बांटने के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बताया कि निचले असम में 1000 युवाओं की टीम भेजी जाएगी। वे अल्पसंख्यक 4 चपोरिस के मुस्लिमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शुरू की गई चर्चा पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा विधानसभा में पश्चिम और मध्य असम में जनसंख्या विस्फोट के बारे में विधानसभा को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्या मुस्लिम बहुल जिलों में ज्यादा है। मुस्लिम महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक चीजें वितरित करने के लिए 10,000 आशा कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 1000 युवाओं वाली एक जनसंख्या सेना की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि लड़कियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार के उपाय शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा, संचार नेटवर्क और महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के उपाय किए जाएंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि पहले के 34% से घटकर 29% हो गई है, जबकि हिंदुओं में 19% से घटकर 10% रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम आबादी के कारण असम में हिंदुओं की लाइफस्टाइल बेहतर हुई है। उनके पास विशाल घर और वाहन है और उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। चर्चा में भाग लेने वाले विपक्षी सदस्यों ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिक रूप से उपयोग करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अकेले मुसलमानों के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक शर्मन अली अहमद ने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, बाल विवाह रोकने, स्वास्थ्य और संचार सेवाओं में सुधार, जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और सुविधा प्रदान करने और महिलाओं में जन्म नियंत्रण उपायों की आसान उपलब्धता का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को नौकरियों से संबंधित प्रस्तावों को छोड़कर अन्य प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि जनसंख्या प्रतिनिधित्व पर। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार की ओर से दी गई ढील के चलते राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी। ऐसी गलती हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। पीठ बकरीद के त्यौहार के मद्देनज़र केरल सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील देने के मुद्दे को लेकर दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगी। 2 जस्टिस की बेंच ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन में सबसे कीमती अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है
और इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। याद रहे, कोर्ट ने महामारी के बीच कावड़ यात्रा की इजाज़त देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले संबंधी मीडिया में आई खबरों पर पिछले हफ्ते स्वतः संज्ञान लिया था। कावड़ यात्रा पर कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कावड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में केरल में बकरीद के अवसर पर छूट देने के राज्य सरकार के निर्णय की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीवी के फेमस सीरियल सिया के राम से घर घर में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले एक्टर आशीष शर्मा ने एक्टिंग की चकाचौंध भरी दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस काफी निराश हो गए हैं। इस शो में आशीष ने राम का किरदार निभाया था। इन दिनों आशीष एक्टिंग और मुंबई को छोड़कर अपने गाँव में है और वहां रहकर खेती कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे आशीष ने एक बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा कि वे प्रकृति माँ की गोद में रहना चाहते हैं। टीवी एक्टर आशीष शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई सारी बातें शेयर की। आशीष ने बताया, इस महामारी ने हमें जीवन के सभी सुखों और खुशियों को एक बार फिर से संजोना सिखाया। हम इन चीज़ों को पूरी तरह से भूल गए थे। इस कठिन वक्त ने हम सभी को एक बार फिर अपने अंदर झांक कर ये सोचने का मौका दिया कि हमें जीवन से क्या चाहिए। इस दौरान सभी ने सीखा कि कम सुविधाओं में कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बनाती हैं। इसी दौरान जब मैंने राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास अपने गांव थानेरा का दौरा किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रकृति के करीब रहना चाहता हूँ। आशीष ने कहा कि कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन में लोगों को रोजगार को लेकर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। यही सब देखकर मैंने फैसला किया, अब मैं अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटूंगा और एक किसान बनूंगा। सालों से हमारे घर का प्रोफेशन खेती रहा है, लेकिन मुंबई जाने से मैं इससे दूर चला गया था। इसलिए मैंने वापस आकर एक उपयोगी जिंदगी जीने का फैसला किया है। आशीष शर्मा एक भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता है जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। आशीष टीवी की दुनिया में कई बेहतरीन टीवी शोज में अभिनय कर चुके हैं, जिसमें सिया के राम, रंग रसिया आदि टीवी शोज शामिल हैं। टीवी के अलावा आशीष फिल्मी दुनिया में एक्टिंग कर चुके हैं। आशीष की हालिया रिलीज फिल्म द अंडरटेकर है। वे पिंक सिटी जयपुर के ही रहने वाले हैं। उनके पास गांव में 40 एकड़ ज़मीन है और इसके साथ ही 40 गाय भी हैं। फार्म जयपुर के पास है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित होने के बाद जब शुरू हुई, तब सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविड महामारी को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार देश में कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बताती है। ये आंकड़े सत्य से दूर है। दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा 5 मिनट भी नहीं चल सकी और दोपहर 2 बजे स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा पहले 12 बजे तक, फिर 1 बजे और तीसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई। पेगासस जासूसी प्रकरण के साथ कृषि कानून विरोधी आंदोलन और महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष दल हंगामा कर रहे हैं। कई विपक्षी सांसदों ने पहले ही संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि कोविड पर चर्चा के लिए सभी नेता अध्यक्ष से मिले हैं और उन्हें इसके लिए इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने बताया कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कहा कि तख्तियां सदन में लाना नियम प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। आप नियम के तहत नोटिस दे तो हर विषय पर चर्चा को सरकार तैयार है। आप गलत परंपरा डाल रहे हैं। सांसदों को उन्होंने नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, संस्कार और पेगासस मामले में कोई लिंक नहीं है। विपक्ष मामले को तूल देने की कोशिश में जुटा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेगासस के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियां पत्रकारों की जासूसी कराई जा रही है। जांच से पहले अमित शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी साहब के खिलाफ जांच कराई जानी चाहिए। चीन में मंगलवार को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन शुरू हुई। यह ट्रेन दुनिया में सबसे तेज चलने वाली जमीनी वाहन है, जिसे चीन में डेवलप किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किंगदाओ में हुई है। मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय उत्तोलन के कारण पटरियों के बजाय हवा में चलती है। इस वजह से इसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है और ये आसानी से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। बुलेट ट्रेन के बाद चीन ने एक और हाई नई स्पीड ट्रेन मैग्लेव ट्रेन का मॉडल पेश किया है। ये ट्रेन करीब 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस ट्रेन के आने के बाद दावा किया जा रहा है कि ये हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी चीन में हवाई जहाज की ज़्यादा स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को चलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये चुंबकीय ट्रैक्स पर तैर रही हो। यही कारण है कि इस ट्रेन को फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने 165 मीटर का ट्रैक बनाया है, जिस पर ट्रेन के लुक और अनुभव को प्रदर्शित किया गया। ट्रेन की लंबाई करीब 21 मीटर है। इस ट्रेन पर काम करने वाले प्रोफेसर का कहना है कि ट्रैक पर दौड़ने में इसे करीब 3 से लेकर 10 साल तक का समय लग सकता है। बता दें कि चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। चीन में सबसे तेज स्पीड की ट्रेन मगलेव 2003 में चलनी शुरू हो गई थी। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये रेल बीजिंग से शंघाई तक पहुंचने में केवल 2.5 घंटे लेगी। दोनों शहरों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर यानी 620 मील से ज़्यादा है। हवाई जहाज से यात्रा करने पर यहाँ पहुँचने में 3 घंटे और हाई स्पीड रेल से सफ़र करने में 5.5 घंटे लगेंगे। जापान से लेकर जर्मनी तक के देश भी मैग्लेव नेटवर्क बनाने की सोच रहे हैं। हालांकि उच्च लागत और मौजूदा ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ असंगति विकास के लिए बाधा बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। उनका इस समय लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी सेहत की जानकारी मिलते ही सपा नेता अखिलेश यादव सत्र छोड़कर लखनऊ रवाना हुए हैं। वे दिल्ली में लोकसभा के सत्र में भाग लेने गए थे। अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचकर अमौसी एयरपोर्ट से सीधा मेदांता अस्पताल जाएंगे। सीतापुर जेल में तबीयत बिगड़ने पर सोमवार को ही आजम खान को यहां शिफ्ट कराया गया है। सपा नेता आजम की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें जिला जेल से जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से उन्हें फिर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। सीतापुर जिला अस्पताल के डॉक्टर डी लाल ने बताया कि सपा सांसद का ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। आजम को बीती 13 जुलाई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से दोबारा सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में करीब 3 महीने तक इलाज चल रहा था। जेल में अचानक उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने पर उनको जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल भेजा गया है। उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद है। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जाने और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसे कई आरोप है। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी जेल में बंद थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर भी फर्जी प्रमाण पत्र से जुड़े कई मामले दर्ज है। वे भी पिता संग जेल में ही है। एक तरफ आजम पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। फिलहाल दोनों अभी अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। आजम पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसकी जांच अब तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामे करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है,
विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत गैर और जिम्मेदाराना है। उन्होंने पूरे विपक्ष और खासकर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा कि कांग्रेस अब भी इसी मुगालते में है कि इस देश पर शासन करने का हक सिर्फ उसी का है। कोविड-19 के चलते संसद के पिछले सत्र में भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हो सकी थी। लंबे समय के बाद हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्री परिषद के लगभग सभी सदस्य, भाजपा सांसद और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये पर बहुत चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो। इसके लिए विपक्षी दलों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। जोशी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा, लगभग 2 सालों से देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। पूरी मानव जाति इससे प्रभावित हुई है। सरकार इस विषय पर बहस को तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा है, खासकर कांग्रेस का। केंद्रीय मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अभी भी लगता है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार उसी का है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में ये भी कहा है कि उनकी सरकार ने महामारी के बावजूद एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण के बावजूद देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त राशन पहुंचाया गया। उन्होंने सांसदों से कहा कि लोगों को राशन उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है और ऐसा करके लोगों पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। ये महामारी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के दुष्टाचार को हावी न होने दे और प्रभावी तरह से उसका जवाब दे। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।